3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, आपको सब समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर इनकेस कुछ नहीं समझ आया होगा तो आपने कमेंट जरूर किया होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से देख रहे हैं एक बार बता दूं, इससे पहले हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप वहां से पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। आपके सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। दोबारा हम रीटेक लेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम एक लेक्चर कवर चुक 3, 2, 1 स्टार्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकेस कुछ नहीं आया होगा तो आपने कमेंट जरूर किया होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर इनकेस कोई बच्चा यहीं से देख रहा है तो बता दूं, ये सी प्रोग्रामिंग की सीरीज है। आप सारे लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पूरी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखेंगे। इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक सी प्रोग्राम के बारे में, प्रिंट, स्कैनफ फंक्शन, डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और एस्केप सीक्वेंस। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है बट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी स्टार्ट होती है एक प्री प्रोसेसर से, #include, फिर एक हेडर फाइल जो कि stdio.h होती है, फिर मेन फंक्शन और उसके लाइन ऑफ कोड और उसके रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, आपको एक एक करके समझाते हैं कहां पे क्या यूज हो रहा है। ये #include क्या है? ये एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर मतलब वो लाइन ऑफ कोड जो हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, कुछ चीजें पहले से इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में, ताकि हमारा कंपाइलर अच्छे से इसको रन कर सके। डिफाइन पढ़ेंगे एक बार। प्री प्रोसेसर्स आर प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। मतलब पूरा कोड को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर जो काम करवाना चाह रहा होता है पहले वो होता है, ताकि हमारा कोड अच्छे से रन हो सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हम प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो है #include। सारे प्री प्रोसेसर हैशटैग से स्टार्ट होते हैं, #undef, #def, ये सब करके। जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, नेसेसरी है ये यूज करना हमारे हस्सी प्रोग्राम में, वो है #include। ये क्या करता है, इसके आगे जो आप फाइल का नाम दोगे वो इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी इस प्री प्रोसेसर की मदद से। आई होप प्री प्रोसेसर समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं कि stdio.h ये क्या है। stdio.h जो है हमारा, वो एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब इस फाइल्स में कुछ फंक्शंस, कुछ चीजें पहले से डिफाइन होती हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करनी है। तो इस फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो printf फंक्शन हो गया, scanf फंक्शन हो गया और भी बहुत सारी चीजें जो इस फाइल में पहले से डिफाइन है वो हम यूज कर सके, उसे हमें दोबारा डिफाइन ना करना पड़े। ठीक है, दोबारा बता देता हूं एक बार। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं, ताकि कुछ फंक्शंस या कुछ चीजें जो हमें प्रोग्राम में यूज करनी है उसकी डेफिनेशन उस फाइल में हो रखी है, तो हम डायरेक्टली वहां से यूज कर सके। जैसे कि जो printf फंक्शन होता है और एक scanf फंक्शन होता है, उसकी डेफिनेशन इस फाइल के अंदर होती है। तो अगर हमें ये फंक्शंस यूज करने हैं तो इसको इंक्लूड करना नेसेसरी होता है। ठीक है, डिफाइन पढ़ेंगे। इट अलाउज टू कंडक्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन सी। printf एंड scanf फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर आते हैं। आगे हम जैसे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो string.h एक हेडर फाइल होती है, उसको इंक्लूड करेंगे। conio.h अगर आपने में से किसी ने सुनी है तो वो भी एक हेडर फाइल होती है। वो क्या करती है, गेट ch फंक्शन को यूज करने के काम करती है। वो फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करने के काम आता है। समझ आ गया होगा। और क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी conio.h से होता है। क्लियर स्क्रीन क्या होता है, अगर जब भी आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये जो स्क्रीन पे आपका आउटपुट प्रिंट करेगा, अगर उसमें से पहले से कुछ लिखा हुआ है तो स्क्रीन को क्लियर करने के काम आएगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या होता है। पहले से अगर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है तो उसको क्लियर करने के काम आएगा, और वो किस फाइल के अंदर होता है, conio.h। ये stdio.h है। मैं किस फाइल की बात कर रहा हूँ, conio.h। यहाँ पे लिख नहीं रहा अभी, बट समझ गए होंगे आप अगर किसी ने पढ़ा होगा पहले से, तो नहीं तो आगे उसमें भी कवर करेंगे जो हमारा हेडर फाइल्स का टॉपिक आएगा। ठीक है, अब है ये मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो उसको एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। एंट्री पॉइंट मतलब कि कहां से वो कंपाइल करना स्टार्ट करे। ऐसे सपोज करो आपने 1, 2, 3, 4 मल्टीपल फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो ऐसे नहीं करेगा जो फंक्शन हमने पहले लिखा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, जहां आपने मेन फंक्शन लिखा होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद बाकी फंक्शंस उसके अगर अंदर होंगे तो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। आई होप समझ आया होगा। बहुत सारे फंक्शंस में हमारे कंपाइलर को एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है कि वो कहां से प्रोग्राम कंपाइल करना स्टार्ट करे, इसलिए एक मेन फंक्शन होता है जो एक कीवर्ड भी है हमारा मेन, जिसका मतलब ऐसा फंक्शन जो हमारे
सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा जब भी एक प्रोग्राम हम रन करेंगे। यहाँ पे डिफाइन देखते हैं इसकी, मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैंने बताया आपको, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये मेन फंक्शन है, इसकी यहाँ पे डेटा टाइप लिखी हुई है। डेटा टाइप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट फिर भी अभी बता देता हूँ। ये मेन फंक्शन की डेटा टाइप इंट है। इंट मतलब ये फंक्शन जो भी चीज रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। इसलिए जब मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है तो साथ में 0 लिखा है जो कि एक इंटीजर है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर यहीं पे इंट की जगह मैं वॉइड लिखता, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड मतलब नल, नथिंग, तो वॉइड मतलब कुछ नहीं होता, तो रिटर्न ये तब कुछ नहीं करता, तो तब मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखा होता ना कि इंट। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंट है 1514, ये प्रिंट फंक्शन वर्क कर रहा है, ये चीज प्रिंट कर रहा है और ये इसका आउटपुट आ रहा है। और अगर आपने पिछले लेक्चर देखा तो आपको पता होगा, पैरेंथेसिस बताया था, फंक्शन डिफाइन करता है, ये मेन एक फंक्शन ही है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या था, कर्ली ब्रैकेट्स, ये क्या करते हैं, ब्लॉक डिफाइन करते हैं। तो इस मेन फंक्शन का ब्लॉक यहां से लेके यहां तक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस ब्लॉक का इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी, तो आई होप आपको यहीं से समझ आ रहा हो सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक नोट है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये चीज पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, कई बार पेपर में प्रोग्राम लिखने को आते तो आप, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप हमेशा वो गलत ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अपर केस और लोअर केस का डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं सी में। इसका मतलब अगर आप ये प्रिंटफ लिख रहे हैं तो ये नहीं काम करेगा सी में, ये प्रिंटफ लिख रहे हैं तो ये काम करेगा सी में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पी स्मॉल है और इसका पी कैपिटल है। जो हमारा सी का कीवर्ड प्रिंट है वो स्मॉल पी वाला है, तो ये वर्क करेगा और ये वर्क नहीं करेगा। समझ आया? अपर केस और लोअर केस का डिफरेंट मीनिंग होता है सी में। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया NUM नाम का, नम, ये एक अलग वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, और एक स्मॉल n, स्मॉल u और स्मॉल m वाला अलग वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। इसलिए अपर केस और लोअर केस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे सी में। ये इससे हमें समझ आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंटफ। ये हमारा एक फंक्शन है, हम इसका एग्जीक्यूशन पहले ही देख चुके हैं। प्रिंटफ क्या करता है, जो भी आपको प्रिंट करानी है या फिर स्क्रीन पे जो भी आपको शो करना है वो आप इसकी मदद से शो करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मेन क्या है इसका, सिंटेक्स। सिंटेक्स आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी चीज को लिखने का, डिफाइन करने का तरीका। तो हम प्रिंटफ फंक्शन के लिखने का क्या तरीका है, जिससे कंपाइलर को समझ आए कि आप प्रिंटफ करना चाह रहे हैं। आप पहले प्रिंटफ लिखेंगे, इस पैरेंथेसिस से इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि डबल कॉलन के अंदर आता है। सेकंड आर्गुमेंट आपका होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या लिखा है, कैसे वर्क करता है, ये बताते हैं। अब आप पहले समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है जो आपको बताना पड़ता है प्रिंट करने से पहले कि आप किस टाइप का डाटा प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सपोज करो मैं इंटीजर प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर में, %d। अगर यही मैं, ये रिपीट हो गया शायद, अगर यही मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाह रहा होता तो मैं क्या लिखता, %c। यही मैं कोई फ्लोट नंबर प्रिंट कराना चाह रहा होता, मतलब डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर, तो मैं लिखता %f। ठीक है, ये होते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको हम डबल कॉलन के अंदर लिखते हैं। अगर यहाँ पे आपने %d लिखा और मैं एक num1 वाला वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे, जिससे कि वो प्रिंट हो जाए। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम प्रोग्राम देखेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेटा टाइप्स से। डेटा टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप समझ नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई भी लेक्चर आएगा नहीं समझ आएगा आपको, तो इस पर अच्छे से फोकस करना। डेटा टाइप्स क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो सी के अंदर, उसकी एक अपनी डेटा की टाइप होती है, मतलब वो किस तरह का डेटा है। वो नंबर स्टोर करता है, अगर नंबर स्टोर करता है तो क्या पॉइंट्स, मतलब डेसिमल वाले नंबर स्टोर करता है कि नहीं करता, या फिर कितनी रेंज तक नंबर स्टोर करता है, या फिर कैरेक्टर स्टोर कर सकता है नहीं कर सकता। ये सब किससे पता चलता है हमें, डेटा टाइप से। हर एक चीज की डेटा टाइप होती है सी में, जैसे कि 3 तरह की होती है मेनली, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी डेटा टाइप्स वो हो गई जो पहले से डिफाइंड होती हैं, उसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती हैं जो प्राइमरी यूज करके बनती है। मतलब प्राइमरी में पहले देखते हैं कौन कौन सा आया, इंटीजर हमें पता है इंट, कैरेक्टर कैर, फ्लोटिंग फ्लोट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट्स, मतलब जो नंबर है हमारा डेसिमल में भी है और उसकी लेंथ भी बड़ी है। ये डबल क्यों लगा रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट में पता
करेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा ये डबल क्यों लिखा है। वॉइड, वॉइड हमने पढ़ा ही था जब हम फंक्शन का पढ़ रहे थे, मेन फंक्शन का। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। ये सारी प्राइमरी डेटा टाइप्स है, इन सबको यूज करके जो डेटा टाइप्स बनती हैं वो है ये रही, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सब इन सबको यूज करके बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। आखिरी आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब वो डेटा टाइप्स जिसमें मल्टीपल टाइप का डेटा हम स्टोर करें और वो हम एज अ यूजर खुद बनाते हैं। इसमें हमारा क्लास आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, यूनियन, इनम, टाइप डेफ। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे सारी डेटा टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, सारी की सारी, ठीक है। अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं एक और बार। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट द वेरिएबल कैन स्टोर लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, एक्सेट्रा। डबल क्या है शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, 1 मिनट देना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट। अगर आपने किसी डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप दी है तो उसकी स्पेसिफिक स्टोरेज आपकी मेमोरी में स्टोर होगी, वो उतनी स्पेस लेगा, और उसकी एक स्पेसिफिक रेंज भी होती है, वो भी आपको समझ आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। बिल्कुल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो ये है मेन, बहुत सारी डेटा टाइप्स होती है, मैंने कुछ आपको यहाँ पे लिख के बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। इंट क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करता है जिसका साइज मतलब कितनी स्पेस लेता है, वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो इंटीजर डेटा टाइप का तो उसकी स्पेस कितनी होगी? 4 बाइट्स। उसकी रेंज कितनी होगी? माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस रेंज का क्या मतलब है? इस रेंज का ये मतलब है कि अगर आपको इंटीजर डेटा बनाते का वेरिएबल बनाते हो और उसको वैल्यू देते हो इससे ज़्यादा, तो वो नहीं स्टोर कर पाएगा। तो आपको कोई ऐसी डेटा टाइप देनी पड़ेगी जिसकी रेंज इससे ज़्यादा हो। समझ आया कि हमारे इंटीजर डेटा टाइप की रेंज ये है, इसका मतलब वो नेगेटिव में मैक्स टू मैक्स ये वैल्यू स्टोर कर सकता है और पॉजिटिव में मैक्स टू मैक्स ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, और इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी, बट ना वो इसके ऊपर स्टोर कर सकता है ना वो इससे कम। समझ आया? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और यहाँ पे इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आपको पता ही है, %d मतलब इंटीजर। शॉर्ट एंड मतलब जब आपको पता है कि आपको इंटीजर स्टोर कराना है बट आप चाहते हो ज्यादा स्पेस ना ले और वो उसकी लेंथ भी ज्यादा नहीं होगी, आपको पहले से पता है, तो आप शॉर्ट एंड यूज करते हो क्योंकि वो 2 बाइट्स की स्पेस लेगा और उसकी रेंज थोड़ी कम होती है। ये सिर्फ स्पेस बचाने के काम आता है। आपको पता हो आपने कम स्पेस बचानी है, कम डाटा यूज करना है, तो आप शॉर्ट एंड यूज कर सकते हो इन केस उसकी रेंज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %hd। अनसाइंड इंट क्या होता है? जो भी ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको भी ये पॉजिटिव करके इसमें ऐड कर देता है। मतलब अनसाइंड इंट में आप नेगेटिव वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते अनसाइंड इंट में। इसकी भी स्पेस 4 बाइट्स होती है क्योंकि देखो रेंज भी सेम ही है, मतलब इन नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, मतलब रेंज सेम है। इन दोनों का माइनस करेंगे आप तो भी यही आएगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, वरना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बोला समझ गए होंगे। %u मतलब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है अनसाइंड इंट का। अगर आपको पता है कि क्लास रोल नंबर हो गया या फिर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हो गया, ऐसी चीजें जो पॉजिटिव ही होंगी, तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? अनसाइंड इंट, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकती और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू इंट। सिमिलरली लॉन्ग इंट, जब हमें ज्यादा स्पेस चाहिए हो, सेम लिखा है बट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। साइंड इंट मतलब साइंड कैर मतलब कैरेक्टर, नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं समझ आया होगा शायद कि कैरेक्टर नेगेटिव कैसे जा रहा है, हम तो ए लिखते हैं, वो तो पॉजिटिव ही होता है। एक्चुअली ये फिर एस्काई कोड समझना पड़ेगा आपको उसके लिए, जो हम आगे समझेंगे ही। अभी के लिए समझ लो कि ये भी बेसिकली कैर हम लिखते कैरेक्टर्स के लिए ही हैं, बट होता इन अ वे इंटीजर्स के लिए है। कैसे, ये आपको आगे समझ आएगा। डिफिकल्टी हो रही है जो मैंने अभी तक बोला वो नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। अभी इतना ही समझो कि साइन कैर कैरेक्टर शो करने के काम आता है, जिसका साइज होता है 1 बाइट और रेंज होती है ये। रेंज नेगेटिव क्यों है ये क्वेश्चन अभी मत करना, जब हम आगे एस्काई कोड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नेगेटिव क्यों हो रही है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। सिमिलरली फ्लोट का लिखा हुआ है डबल की रेंज, जब आपको इससे बहुत बड़ा नंबर चाहिए होता है, इससे भी बड़ा, तो आप डबल यूज करते हो, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। इसके लिए %lf, डबल फ्लोट के लिए %lf, डबल इंट के लिए %ld। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेन डेटा टाइप्स यहाँ पे मैंने आपको बता दी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, तो वो मैंने आपके लिए लिख दी है। आप नोट्स में पढ़ सकते हो या फिर चाहो तो यहीं पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। सबकी रेंज, स्टोरेज टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे होंगे, ठीक है। बट जो मेन जो काम आनी चाहिए आपकी, मैंने आपको पहले स्लाइड में कवर कर दी है।